अब तक हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, जिसमें आया था हमारे पास कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। मतलब अगर हम किसी सिस्टम को कोई हीट देते हैं तो वो सिस्टम उस हीट का कुछ पार्ट अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज करता है और उसका कुछ पार्ट हमारा वर्क करने के अंदर यूज करता है। क्लियर? वर्क कैसे निकालते हैं, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, और उन सब के लिए हम अलग अलग फर्स्ट लॉ किस तरीके से बनेगा वो देखेंगे। साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि उन अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू और डेल्टा क्यू के क्या फॉर्मूले और क्या वैल्यू बनती है, जिसके ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जिसमें सबसे पहली प्रोसेस यहां पर आ रही है बेटा आइसोमेट्रिक या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? तो आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो ये एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है? तो वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर आपका प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर बेटा मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं पीवी बराबर म्यू आर टी, हम जानते हैं म्यू और आर तो कांस्टेंट रहेंगे और वी हमारा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। अगर आप टी को उधर ले लेते तो पी बाई टी हमारे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। आपने पढ़ा होगा बेटा केटीजी के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था कि गे-लुसेक्स लॉ ने भी यही कहा था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो किस लॉ को फॉलो करती है, वो गे-लुसेक्स लॉ को फॉलो करती है। आगे बढ़ते बेटा, अब हमें ये तो पता चल गया कि आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस क्या चीज है। अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट के क्या फॉर्मूले बनेंगे। सबसे पहले बात करता हूं बेटा मैं वर्क की। वर्क में आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी डेल्टा वी होता है बेटा, बट यहां पर डेल्टा वी जीरो है, इस कारण हमारा वर्क पी डेल्टा वी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज हमें जो आइसोमेट्रिक प्रोसेस में पता चली कि इसके लिए वर्क डन कितना होता है बेटा, जीरो रहता है। अब हम चलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ पर। तो फर्स्ट लॉ हमारा कहता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट डेल्टा डब्ल्यू तो क्या हो चुका है, जीरो। इसका मतलब डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के। तो बाय फर्स्ट लॉ हीट मतलब डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू कितना है, जीरो। तो हम ऐसा कहते हैं बेटा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टम को जो हीट देते हैं, सिस्टम कोई वर्क नहीं करता है, बस केवल क्या कर लेता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेता है। फर्स्ट लॉ अब तक हमारा ये कहता था कि किसी सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं तो वो उसका कुछ पार्ट अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज करता है और कुछ पार्ट अपने वर्क करने में यूज करता है। बट इस प्रोसेस के साथ क्या हो गया कि ये वर्क तो कुछ भी नहीं कर रही और सारी की सारी एनर्जी किसमें लगा देगी, सारी की सारी हीट अपने पास किसमें लगा देगी, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। सो ऑल द हीट गिवन टू सिस्टम इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड नो वर्क इज डन। आगे बढ़ते बेटा डेल्टा क्यू, क्योंकि हम यहां से देख पा रहे हैं बेटा डेल्टा क्यू किसके इक्वल आ चुका है, डेल्टा यू के। और आपको पता है बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू सीवी डेल्टा टी। आप हमेशा ध्यान रखें ये जो फॉर्मूला अपन यहां लिखते हैं डेल्टा यू बराबर म्यू सीवी डेल्टा टी, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है? डेल्टा यू का ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। ये आपको शुरुआत से मैंने बताया है डेल्टा यू जो है वो एक पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और ये पाथ पर डिपेंड करती ही नहीं है, ये केवल किस पे डिपेंड करती है, अपने इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। सो डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा क्या आता है, म्यू सीवी डेल्टा टी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं पी और वी के बीच का ग्राफ बनाऊं, पी और वी के बीच का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, क्योंकि आप जानते हो हमेशा हम सीवी डायग्राम की बात करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बेटा क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब सीधा ऊपर चला गया। तो आप यहां से देख पा रहे हैं बेटा कि यहां पर अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालते तो एरिया भी हमारा जीरो ही आ रहा है, तो हमें पहले से पता है कि वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। अब एक चीज जो बेटा यहां पर पूछी जाती है जो अलग अब आ रही है, दैट इज स्लोप। आपसे पूछा जाएगा कि भाई आइसोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर पीवी डायग्राम का स्लोप क्या होता है। तो यहां से देखिए बेटा अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या आपको स्लोप पता है कि स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब इसमें मेरे को बताओ एक्स का चेंज कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर एक्स में तो चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि एक्स वाली क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब डीपी बाई डीवी में डीवी कितना है, जीरो। तो ये कितना आ जाएगा स्लोप हमारे पास, इंफिनिटी स्लोप यहां पर बन जाएगा। क्लियर? इंफिनिटी कैसे बन रहा है सबको समझ में आ गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि स्लोप होता है टेन थीटा और यहाँ थीटा देखो कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। किसी भी तरह से करें आपको याद रखना है स्लोप कितना होता है इसका, इनफाइनाइट। आगे बढ़ते बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। भाई ये आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस जो है ये क्या चीज है, कब यूज हो रही है। तो मान लीजिए बेटा आपने एक सिलेंडर ले लिया,
एक सिलेंडर ले लिया और उसको क्या कर दिया आपने, एक फिक्स्ड पिस्टन लगा दिया। अब तक अपन क्या करते थे बेटा, एक मूवेबल पिस्टन लगाते थे, तो क्या होता था जब गैस एक्सपांड होती थी तो वो पिस्टन मूव कर जाता था। बट अगर मैं अब फिक्स्ड पिस्टन लगा दूं और सिस्टम को हीट दूं, फिक्स्ड पिस्टन लगाकर सिस्टम को हीट दूं तो सिस्टम एक्सपांड नहीं कर पाएगा क्योंकि अपना पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसी प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाती है, आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है। साथ में बेटा हीटिंग इन प्रेशर कुकर, आप समझ पा रहे बेटा, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, जब अपन प्रेशर कुकर में अपन कुछ खाना पकाते हैं तो क्या कुकर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है ना, ऐसा थोड़ी कि कुकर बड़ा हो जाता है कुकर छोटा हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, वहां जो आप हीट देते हैं, ठीक है ना, वहां जो आप हीट देते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बट वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो हीटिंग होती है वो किसके अंदर आती है, आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गई बेटा चीज। चलिए अब देखो एक और आता है अपने पास, इन मेल्टिंग चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल सो इट इज आल्सो आइसोमेट्रिक। ठीक है, जब बेटा क्या होता है हमारा आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वॉल्यूम का चेंज है कुछ तो होता है बट नेग्लिजिबल होता है, तो उस नेग्लिजिबल को हम नेग्लेक्ट करके हम ये मान लेते हैं कि मेल्टिंग में हमारे पास एक तरह से क्या है, आइसोमेट्रिक आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो बेटा जो जो चीजें यहाँ लिखी है आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, जब न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल्स भी याद रखना बेटा, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर ये चीजें पूछ ली जाती है। तो ये पहली प्रोसेस हुई हमारी बेटा आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम दूसरी प्रोसेस पे चल रहे हैं जिसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर। पहली प्रोसेस आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक के अंदर क्या कांस्टेंट रहा था, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा था, और आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा बट वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है, वो चेंज हो सकते हैं। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं पीवी बराबर म्यू आर टी, तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से म्यू और आर तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं बेटा, और इस बार हमारा पी भी कांस्टेंट हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, टी, मतलब वी बाई टी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। हमने केटीजी में पढ़ा था कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस जो है वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। अगर मैं इसका वर्क निकालूं बेटा तो वर्क क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू, और मैंने आपको कहा है कि जब भी प्रेशर कांस्टेंट हो तो पी इंटू डेल्टा वी, तो पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, जो भी आपका फाइनल वॉल्यूम है और जो इनिशियल वॉल्यूम है दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और फिर वहां पे आप उसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि कांस्टेंट है, तो आपको आपका वर्क मिल जाएगा। क्लियर। अब वापस वही बात है बेटा, एक्सपांशन है या कंप्रेशन, वो मैंने आपको बताया कब वर्क पॉजिटिव और कब वर्क नेगेटिव आता है। अगर हमारा वी फाइनल बड़ा है मतलब हमारा एक्सपांशन हुआ है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, अगर हमारा वी फाइनल छोटा है इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है तो वर्क हमारा नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते बेटा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होगा म्यू सीपी डेल्टा टी। अब आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, तो एक बात बताइए बेटा, क्या मैंने आपको मोलर स्पेसिफिक हीट में लिखवाया था कि डेल्टा क्यू बराबर होता है म्यू सी डेल्टा टी, लिखवाया था। अब एक चीज सोचो कि ये प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर वाली, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। लेकिन बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू सीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू को फॉर्मूले को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये एक गोल्डन वर्ड है, इसको रट लो, लिख लो कहीं पे भी, कुछ भी। इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन गलत करते तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैं एक नहीं 5 बार अब तक तो बता चुका हूं और 5 बार आगे और बोलूंगा कि डेल्टा यू जो होता है वो म्यू सीवी डेल्टा टी चेंज नहीं होता है। और क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कोई सी भी प्रोसेस हो, कैसी भी प्रोसेस हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या आएगा, म्यू सीवी डेल्टा टी आएगा। क्लियर। बट डेल्टा क्यू कितना आया बेटा, म्यू सीपी डेल्टा टी आ गया। चलिए सो अब हम यहां पर क्या कहेंगे, देखो ये आपका जो प्रोसेस है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखो वर्क हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा यू भी है, मतलब ना तो वर्क जीरो है और ना डेल्टा यू जीरो है। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ पार्ट बेटा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है और कुछ पार्ट क्या करता है बेटा, वर्क को अपने पास करेगा। क्लियर। अब देखो एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, दैट इज, अब बेटा पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो अगर मैं पी डेल्टा वी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू आर डेल्टा टी। अरे बेटा पी तो कांस्टेंट है ना, वी की जगह मैंने चेंज ले लिया डेल्टा वी, इसी तरह से म्यू और आर कांस्टेंट है, टी की जगह मैंने चेंज ले लिया डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। तो बेटा ध्यान रखना जब आपका कोई क्वेश्चन आएगा इस वाली प्रोसेस से तो ध्यान रखिए आप फॉर्मूला वर्क का ये लगाएंगे, बट काफी बार क्या होगा कि आपके क्वेश्चन के अंदर पी और वी के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, तो फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे, म्यू आर डेल्टा टी, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास इसी प्रोसेस के लिए बने हैं।
अब देखो बेटा, कुछ रेशियोज में यहाँ पे निकाल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली ये रेशियोज पूछे जाते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आइसोबारिक प्रोसेस से बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइसोबारिक प्रोसेस से बनेंगे। इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, सारे क्वेश्चन वो इसी से पूछेंगे। क्यों, इससे क्यों नहीं पूछते? अरे इसमें तो वर्क तो जीरो ही हो गया ना यार, वर्क तो जीरो ही हो गया। अब डेल्टा क्यू के बराबर है, क्या क्वेश्चन पूछो उसमें? तो इसी में क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहाँ का भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और फिर ये रेशियोज के भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो इसलिए वो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं। तो बेटा कुछ रेशियोज जो मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में भी करवाऊंगा। अभी देख लो क्या चीज है। अगर बेटा मैं डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का रेशियो देखता हूँ, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का रेशियो, तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने डायरेक्ट कर रखा है ना, आप यहाँ पे देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो डेल्टा डब्ल्यू ये रहा है ना, और डेल्टा क्यू ये रहा। क्या बेटा, म्यू म्यू कट गया है ना, डेल्टा टी कट गया, ऊपर क्या बचा आर, नीचे क्या बचा सीपी, खत्म बात। अब कोई गैस तुम्हारे को मोनोएटॉमिक दी हो, डायएटॉमिक दी हो, तो सीपी की वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएंगे। क्लियर? चलो अब आगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू निकालते हैं। तो डेल्टा यू ये रहा और डेल्टा क्यू ये रहा, तो म्यू म्यू कट गया, डेल्टा टी कट गया, सीवी अपॉन सीपी। अब मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक दी हो तो रख लेना। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू निकालते हैं, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू, ये रहा डेल्टा डब्ल्यू और ये रहा यू। वापस म्यू डेल्टा टी कट गए तो आर अपॉन सीवी आ गया। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको करवाऊंगा, परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन वहां से करवाऊंगा। अब चलते बेटा फर्स्ट लो पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट लो क्या कहता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बड़ी अच्छी चीज होने वाली, ध्यान से देखना। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, म्यू सीपी डेल्टा टी है, और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, म्यू सीवी डेल्टा टी। को चेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने एक यहाँ निकाला था, म्यू आर डेल्टा टी, रख देते। सब में देखो म्यू कट गया, सब में देखो डेल्टा टी कट गया, तो सीपी इधर से बचा बराबर सीवी प्लस आर। मेयर्स रिलेशन, डेरिवेशन, मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन कहां से होता है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस से। समझ में आ गई बात? देखो अपन ने डेरिवेशन भी यहां पर कर दिया, हालांकि अपने को पहले जरूरत थी इसलिए अपन ने पहले ही पढ़ लिया इस चीज को। चलो ग्राफ बना लेते हैं, पी और वी के बीच का ग्राफ बनाना है, ठीक है। प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट, तो सीधी लाइन बना दो, ठीक है। अच्छा स्लोप बताओ, तो आप स्लोप में क्या करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। देखो वाई में क्या चेंज है बेटा, यहाँ पर नहीं है, वाई का चेंज ही जीरो है, तो वाई का चेंज जीरो है तो स्लोप भी क्या हो गया, जीरो। आप ऐसे भी कह सकते हो टेन थीटा से निकाले सर, तो निकाल लो, थीटा कितना होता है 0 डिग्री यहाँ पर, तो टेन थीटा भी कितना आ जाएगा, 0। क्लियर बात? चलो एग्जाम्पल, हीटिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके चारों तरफ, आपके चारों तरफ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। कुछ भी काम करो सब क्या होंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में कहलाएंगे। कंप्लीट बात बेटा। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा तब भी ये जितने भी ब्लू बॉक्स जो मैंने बना रखे ना, सब पे क्वेश्चन आता है। बस सारे ब्लू बॉक्स को याद कर लो, सीक्वेंस में याद करना, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्टली याद कर लेना, अपने हर चीज को लिखते हुए समझते हुए चीजों को करा, तो आप भी समझते हुए इन चीजों पर चले, क्योंकि ये 2 प्रोसेस हुई अभी और 2 प्रोसेस अभी बाकी है। तो हर चीज को याद करने से काम नहीं चलेगा, समझने से भी काम चलेगा। क्लियर? चलिए प्रोसेस हमने अभी पढ़ ली है आइसोमेट्रिक, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, और दूसरी हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। पहली प्रोसेस जो थी हमारी आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक, उसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहा था, और दूसरी प्रोसेस जो थी हमारी आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा, हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, पी, वी और टी। अब पी और वी कांस्टेंट हो गए, तो अब तीसरी बारी किसकी है, टी के कांस्टेंट करने की। तो तीसरी प्रोसेस का नाम है बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा और पी और वी हमारे पास वेरिएबल रहेंगे। ये चीजें चेंज हो सकती है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन पर जाते हैं बेटा, तो पीवी बराबर म्यू आर टी में आप देखिए कि म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और इस प्रोसेस के लिए टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/v, मतलब हाइपरबोलिक शेप यहां पर बनेगी। अगर आप P1 V1 को देखते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के बराबर। केटीजी में हमने सीखा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को या उस लॉ को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस किसको फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी। अब क्योंकि बेटा इस प्रोसेस में डेल्टा टी 0 रहता है, मतलब फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर सेम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा यू हमारा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि डेल्टा यू केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल और इनिशियल पर। और अगर आप डेल्टा यू का फॉर्मूला देखते हैं बेटा, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू सी वी डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी ही 0 है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा वर्क पर। तो वर्क बराबर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी इनिशियल टू वी फाइनल पी डॉट डीवी। अब आप सोच रहे होंगे सर अब तक तो आप पी डेल्टा वी से कर रहे थे, बट अब तक क्या था बेटा, जो पहली प्रोसेस
प्रोसेस थी आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें डेल्टा वी 0 हो गया तो वर्क 0 हो गया, तो हमें करना नहीं पड़ा। और दूसरी प्रोसेस थी हमारे पास आइसोबारिक, उसमें पी कांस्टेंट था, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तब तो पी डेल्टा वी लग जाएगा, बट अब प्रेशर भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर वेरिएबल हो गया, तो हमें इसको किस में ले जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में। अब हमने क्या किया बेटा, यहां से पी निकाला, तो यहां से पी निकालोगे तो कितना आएगा, म्यू आर टी अपॉन वी आएगा, उसको मैंने यहां पुट कर दिया, तो म्यू आर टी अपॉन वी डॉट डीवी हो गया। म्यू आर और टी कॉन्स्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो म्यू आर टी इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल 1 अपॉन वी डॉट डीवी हो गया। क्लियर? अब आप लोगों को बेसिक में से पता है बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी कर दिया, देन मैंने उसमें लिमिट पुट कर दी बेटा वी इनिशियल से वी फाइनल। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये होगा लॉग वी फाइनल माइनस लॉग वी इनिशियल। और आपको पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिखते हैं। उन तीनों प्रोसेस को लगाकर मैंने डायरेक्टली आपके लिए वर्क लिख दिया, म्यू आर टी लॉग ई टू द बेस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और आपको पता है बेटा, नहीं पता है तो याद कर लो कि एक्सपोनेंशियल को 10th बेस में अगर हम इसको लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करना चाहे तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये न्यूमेरिकल इस पे भी आ सकता है और इस पे भी आ सकता है, वो देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि लॉग ई बेस से आंसर दिया है या लॉग 10 बेस से आंसर दिया है। अगर लॉग 10 बेस है तो उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये मैथमेटिक्स से। क्लियर? तो ये यहां से यहां तक की प्रोसेस समझ में आई बेटा? यहां से यहां तक की प्रोसेस में 3 छोटी स्टेप अंदर घुसी हुई है। ठीक है, पहली प्रोसेस क्या थी कि 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग वी, फिर इसके बाद इसके ऊपर लिमिट लगाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग वी फाइनल माइनस लॉग वी इनिशियल। और फिर हम क्या करते हैं बेटा कि लॉग ए माइनस लॉग बी को लॉग ए अपॉन बी लिख देते हैं, तो यहां फॉर्मूला बन गया लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब आप जानते हैं बेटा कि P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, मतलब P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल। तो यहां से V फाइनल अपॉन V इनिशियल की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगी P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो आप इस वर्क के फॉर्मूले में इस V फाइनल V इनिशियल की जगह ये भी लिख सकते हैं, उल्टा आएगा है ना। वॉल्यूम में बेटा फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, प्रेशर में हमारा इनिशियल अपॉन फाइनल होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? क्या याद रखोगे कि हमारा अगर वॉल्यूम में क्वेश्चन दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लेना, प्रेशर में क्वेश्चन दिया है तो हमारा ये फॉर्मूला लगा लेना। वैसे अधिकतर बेटा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको log 2 log 3 इनकी वैल्यूज दी जाएगी, तभी आप यहां पर निकाल पाओगे। अगर हम फर्स्ट लो पे चलते बेटा, तो फर्स्ट लो कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, बट इसमें डेल्टा यू तो क्यों क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। मतलब सिस्टम को जितनी भी हीट आप दोगे वो सबका सब क्या कर देगा, वर्क कर देगा, और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते बेटा, अब अगला अपन काम कर रहे हैं ग्राफ बनाने का। तो P और V के बीच का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V है, और P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V जो होता है वो हाइपरबोलिक शेप बनती है, और हाइपरबोला शेप अपने पास ऐसे बनेगी। अब बेटा हम जानते हैं PV क्या है हमारे पास कांस्टेंट इस प्रोसेस के लिए। अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, P, एक बार हम, आपको पता है ना मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले एक पहली टर्म का करते हैं, दूसरी टर्म को कांस्टेंट रखते हैं, फिर दूसरी टर्म का करते हैं, पहली टर्म को कांस्टेंट रखते हैं। वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहले P को सेम रखा, V का किया तो dV, फिर V को सेम रखा, P का किया तो dP, और इधर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से अगर आप बेटा dP बाई dV निकालोगे तो वो स्लोप कहलाता है, और स्लोप आएगा माइनस का P बाई V। अब तक क्या हो रहे थे, स्लोप इंफिनिटी और 0 हो रहे थे, बट इस बार स्लोप का फॉर्मूला बन चुका है माइनस का P बाई V। क्लियर बात बेटा? चलिए, और माइनस आना क्या बता रहा है बेटा, समझ पाते हो माइनस क्यों आया? माइनस आया इसलिए कि वो यूं कहना चाह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, एवरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस इन नेचर इज कंसिडर्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि बहुत स्लोली प्रोसेस हो रही है तो हम उसको आइसोथर्मल मानते हैं। क्यों मानते हैं बेटा? क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही स्लो चल रही हो उसके चेंज को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो अगर आप उसका चेंज नेग्लेजिबल है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई इसके टेम्परेचर में चेंज आया ही नहीं, तो वो बहुत नेग्लेजिबल होता है। आप ऐसी कंडीशन में ऐसे भी मान सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पिस्टन को बहुत ही धीरे धीरे अंदर कंप्रेस कर रहे हैं, एक सिलेंडर पर एक मूवेबल पिस्टन लगा है, उस पिस्टन को हम बहुत ही धीरे धीरे अंदर कंप्रेस कर रहे हैं।
जब वो धीरे धीरे आप कंप्रेस करोगे तो बेटा उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी अंदर। तो वो जो हीट जनरेट होती है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पाती है, क्योंकि क्या होता है बेटा कि वो सराउंडिंग से टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, उसको आसानी से प्रोटाइन मिल रहा है जिसमें वो हीट का एक्सचेंज यहाँ पर कर पाता है। जैसे ही उसका आपने हीट बनाई उसके अंदर, वो अपनी हीट को किसको दे देता है, सराउंडिंग को, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है तो उसके पास इनफ टाइम है कि वो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर सके। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस हमारे पास कैसी होती है, आइसोथर्मल। एग्जांपल, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दे आर आइसोथर्मल। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग जो होती है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी हीट हम सिस्टम को देते हैं वो बॉन्ड तोड़ने में यूज होती है। इस कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग को आप आइसोथर्मल प्रोसेस में कंसीडर करेंगे। स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं स्पेसिफिक हीट निकालना चाहूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, याद है ना बच्चों स्पेसिफिक हीट कब पढ़ी थी अपन ने, सेकंड थर्ड लेक्चर में, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ पिछली क्लासों के अंदर, सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। ये क्या होती है बेटा, ग्राम स्पेसिफिक हीट, और ये क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब दोनों में अंदर देखो आप, नीचे की तरफ डेल्टा टी आ रहा है, और हम जानते हैं क्योंकि ये प्रोसेस में डेल्टा टी क्या है, जीरो। इसी कारण स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी होती है, इंफिनिटी होती है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक नोट है बेटा, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन हमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लेता है। कुछ बच्चों को पता होगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। जो उनको नहीं पता वो अगले चैप्टर में इस चीज को पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में। अभी बस मेरा ये काम है यहाँ पर कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि आइसोथर्मल या अलग अलग प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस बताओ, तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का वॉल्यूम इंटू स्लोप। बस ऐसे याद रख लो, माइनस का वॉल्यूम इंटू स्लोप। स्लोप सभी प्रोसेस के लिए आपने निकाला है, सबको बस केवल माइनस वी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए निकालोगे, देखो माइनस का पी बाई वी किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस वी से। तो वी से वी कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस कितना आया, पी। अगर बेटा मैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस की बात करूं, तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर देखिए हमने क्या लिखा था वहां पर कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस के अंदर जो बल्क मॉडुलस हमारा होता है वो इंफिनिटी आएगा, क्योंकि स्लोप भी तो इंफिनिटी आ रहा है। तो स्लोप इंफिनिटी, तो बल्क मॉडुलस भी क्या हो गया हमारे पास, इंफिनिटी। और जो हमने एक और प्रोसेस यहां पर करी थी, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा स्लोप कितना हो जाता है, जीरो। अगर स्लोप जीरो हो गया हमारे पास तो हमारा बल्क मॉडुलस भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस थी। वर्क का फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे और ये एग्जांपल्स हमारे पास याद रखना। सबसे बड़ी बात, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस इज आइसोथर्मल। हमने तीन प्रोसेस पढ़ ली है, ठीक है। सबसे पहले हमने आइसोमेट्रिक पढ़ा था जहां पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, देन आइसोबारिक पढ़ा जहां प्रेशर कांस्टेंट था, देन आइसोथर्मल पढ़ा जहां टेम्परेचर कांस्टेंट था। और अब हम एक ऐसी प्रोसेस के अंदर आ रहे हैं जहां पर ये तीनों ही चीज, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल होंगे, लेकिन सिस्टम जो है वो हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। इन चारों प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है हमारे पास वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि थोड़ी सी कंसेप्चुअल है और थोड़ा सा इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा ज्यादा है। क्लियर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सिस्टम हमारा सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता। मतलब वो ना तो सराउंडिंग को हीट दे सकता है, न सराउंडिंग से हीट ले सकता है। इस तरह के सिस्टम को या इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इसके अंदर जो डेल्टा क्यू होता है वो जीरो होता है और बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एक बात ध्यान रखें बेटा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दोनों प्रोसेस एक ही है। बट ध्यान रखिए बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्लियर। बट एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब जो हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट दे भी सकता है और उससे ले भी सकता है। बट एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम ना तो सराउंडिंग को हीट देता है ना सराउंडिंग से हीट लेता है। क्लियर। ये चीजों को आप ध्यान रखें। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो होती है स्लो एंड स्टडी, और इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे क्विक एंड सडन प्रोसेस। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखें, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर डिफरेंट थिंग्स। क्लियर। चलिए, प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा क्यू क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। पीवीटी हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू जीरो हुआ था, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो हुआ। क्लियर।
होल द सिस्टम इज कवर्ड विद इंसुलेटेड मटेरियल। देखो क्या होता है बेटा, अब अपन यूं कहने से थोड़ी कि भाई चलो है सिस्टम की हीट एक्सचेंज मत करना तो सिस्टम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता बेटा। आपको उसके लिए कुछ उसको अरेंजमेंट्स देने पड़ेंगे। आपको सिस्टम को क्या करना पड़ता है, इंसुलेटेड कोटिंग के अंदर डालना पड़ता है, और हम जानते हैं इंसुलेटर्स क्या करते हैं, हीट का ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। तो जब इंसुलेटेड कोटिंग के अंदर उसको रखते हैं तो वो हमारा हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है। क्लियर? तो होल द सिस्टम इज कवर्ड विद द इंसुलेटेड मटेरियल। इसी तरह से आपने देखा होगा थर्मस, वो भी इंसुलेटेड मटेरियल से बना हुआ होता है। चलिए बाय द फर्स्ट लॉ चलते हैं, फर्स्ट लॉ की तरफ। डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। बट इसके अंदर तो डेल्टा क्यू ही क्या हो गया, जीरो, तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर आ गया। तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगी। मतलब अगर उसको वर्क करना है तो अपनी ही इंटर एनर्जी से करना है, हम बाहर से कोई हीट नहीं दे रहे। अभी अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि भाई कोई भी सिस्टम को हम हीट देते हैं या उससे हीट लेते हैं तो वो कंप्रेस या एक्सपांड होता है। बट अब हम कह रहे हैं कि हम सिस्टम को हीट दे रहे और ले रहे तो है नहीं, तो अब सिस्टम को अगर कोई भी वर्क करना है तो वो उसको अपनी इंटरनल एनर्जी के बेस्ड पर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मान लीजिए कि कुछ आइसक्रीम खानी है, ठीक है, मान लीजिए आपको आइसक्रीम खानी है और आपके पास मान लीजिए पैसे भी हैं। अब आपको आइसक्रीम खानी है, आप गए घर पर, आपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए आइसक्रीम खाने के लिए, पेरेंट्स ने देने से मना कर दिया, ठीक है, मतलब डेल्टा क्यू क्या हो गया, जीरो। अब आपके पेरेंट्स ने तो आइसक्रीम के लिए पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन अब आपको लग रही है आइसक्रीम की तलब, आपको खानी ही है, तो अब क्या करेंगे, आप अपने पास जो स्टोर्ड पैसे हैं, मतलब अपने पास जो आपके पास स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है, उसको खर्च करके आप अपना वर्क कर लेंगे। मतलब आप अपने ही पैसों को खर्च करके क्या करेंगे, आइसक्रीम खरीद के खा लेंगे। वही काम यहाँ होता है बेटा, अगर सिस्टम को वर्क करना है तो बाहर से उसको हीट नहीं मिल रही है, अगर सिस्टम के पास खुद की इंटरनल एनर्जी है तो वो उसको खर्च करके क्या करेगा, वर्क कर लेगा। और आपको समझ में आ ही रहा है, अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो आपके पैसे कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि सर हमारे पैसे कम हो जाएंगे। तो वही चीज है, अगर आप वर्क करोगे और अगर आप पॉजिटिव वर्क करते हो तो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो यहां से समझ में आ रहा है, अगर आप वर्क पॉजिटिव करोगे तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को यूज करके वर्क कर लिया। क्लियर? तो मींस हियर वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम को वर्क करने के लिए बाहर से हीट नहीं मिल रही, वो अपनी ही हीट का यूज करके वर्क करता है, तो इसलिए उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। दो केस बनते हैं यहां पर बेटा। पहला केस, इफ सिस्टम एक्सपांड, मान लीजिए सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, अगर सिस्टम एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हम जानते हैं डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव आया बेटा तो डेल्टा यू को क्या आना पड़ेगा, नेगेटिव, और डेल्टा यू का नेगेटिव आना मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, और इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि टी फाइनल टी इनिशियल से छोटा है। भाई छोटा ही तो होगा, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, मतलब फाइनल का टेम्परेचर इनिशियल से कम है। मतलब अगर पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब हमारा सिस्टम क्या हो गया बेटा, कूल्स हो गया, सिस्टम ठंडा हो गया, तो फैलेगा तो ठंडा हो जाएगा। क्लियर? अगर हम सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं बेटा, सिस्टम को जब कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज तो हमारा वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, और वर्क नेगेटिव आया तो हमारा ये नेगेटिव है तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस कंडीशन में डेल्टा यू प्लस आएगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सिस्टम गर्म होने लगेगा। क्लियर? तो कंप्रेस होने पर सिस्टम गर्म होता है। क्लियर? कुछ नोट की बात करें, एनी क्विक एंड सडन प्रोसेस इज एडियाबेटिक बिकॉज देयर विल बी नो इनफ टाइम फॉर हीट एक्सचेंज। ठीक है बेटा, आइसोथर्मल में क्या होता है, स्लो एंड स्टडी होती है, और इसमें क्या होता है बेटा, क्विक एंड सडन। तो मान लीजिए कोई प्रोसेस बहुत ही जल्दी से होगी, क्विक एंड सडन, तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिला ना, वो करेगा कैसे। अरे इंसुलेटेड कोटिंग को तो छोड़ो, पहले टाइम तो चाहिए ना हीट इधर से उधर ले जाने में। अगर मान लीजिए इतनी सडन प्रोसेस हो रही है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि उसके लिए टाइम ही नहीं बच पा रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें हीट एक्सचेंज करने के लिए उस प्रोसेस को टाइम ही ना मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, कुछ अलग चीज, ठीक है ना, मैं सिंपल सी बात करूं, कुछ अलग चीज है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, देयर इज नो डेरिवेशन, ओनली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर दिस। ये पाइजन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन इक्वेशंस को दिया। उन्होंने क्या इक्वेशंस दी, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता उनके हिसाब से,
टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है और टी की पावर गामा पी की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट होता है। अब कहेंगे आप गामा क्या, तो गामा होता है बेटा सीपी बाई सीवी, जिसका नाम है आइडियाबैटिक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये उनकी 3 इक्वेशंस थी, आपको ये तीनों इक्वेशंस रटनी है, इनके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये तीनों इक्वेशंस एक्सपेरिमेंटल है, जो इस पाइजन साइंटिस्ट ने खुद एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद डिराइव करी थी। क्लियर? न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे इसके ऊपर वो मैं आपको कराऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी का काम आपका ये है कि आप इक्वेशंस को याद रखें। चलिए अब बात करते हैं बेटा वर्क की। तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क का फॉर्मूला होता है V इनिशियल से V फाइनल P डॉट डीवी। अब एक बात समझिएगा बेटा, P डॉट डीवी जब आप इसका करेंगे, तो मैं यहाँ डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, आप इस पीवी की पावर गामा के वैल्यू को रख के अपन डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बोर्ड क्लास में तो है नहीं, तो हमारे को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रख लेंगे। फाइनली वर्क का फॉर्मूला आएगा P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1। और आप जानते हैं इस पीवी को हम म्यूआरटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो पीवी को जब आप म्यूआरटी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो P इनिशियल V इनिशियल को क्या लिख सकते हो, म्यूआरटी इनिशियल, और P फाइनल V फाइनल क्या लिख सकते हो, म्यूआरटी फाइनल। मैंने म्यूआर कॉमन ले लिया, तो आपको ये वर्क का फॉर्मूला बेटा याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, डेल्टा क्यू तो 0 ही है, आपको वर्क का फॉर्मूला याद है, और अगर आपसे पूछता कोई कि डेल्टा यू बताओ, तो इस वर्क के फॉर्मूले के आगे माइनस लगा देंगे। क्लियर? चलिए स्लोप पे चलते बेटा, dp बाई dv, इसका स्लोप आता है माइनस का गामा p बाई v। जैसे अपन ने अभी आइसोथर्मल में निकाला था माइनस का p बाई v आया था ना, तो वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का गामा p बाई v। अच्छा एक बात ध्यान रखिए बेटा, आपको मैंने मोनो डाई और ट्राई गैसेस बताई थी, और cp बाई cv भी उनके मैंने बताए थे। तो मोनो के लिए जो cp बाई cv होता है 1.6 होता है, इसके लिए 1.4 होता है, और पोली के लिए 1.3 होता है। अगली स्लाइड में मैं इनको निकाल कर भी बताऊंगा, वैसे एक बार बता चुके अपन। तो अब जब इसका ग्राफ बनाओगे बेटा, तो इसका ग्राफ अपने पास इस तरह की शेप का बनेगा। क्लियर? हमेशा देखो क्या होगा, P इसमें यहां से देखो, P बढ़ेगा तो V घटेगा, P बढ़ेगा तो V घटेगा, मतलब शेप तो कैसी बनेगी, हाइपरबोलिक। बट अब क्या है बेटा, ये साथ में किस पे डिपेंड करता है, गामा पर। तो एक चीज का ध्यान रखो, देखो मोनो का गामा सबसे ज्यादा है, तो जिसका गामा सबसे ज्यादा है, आप नेगेटिव को भूल जाओ। ठीक है? नेगेटिव तो बस केवल ये बताता है कि आप अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है? तो आप माइनस को भूल जाओ। आपके लिए देखो कि अगर इसका मतलब मोनो का जो स्लोप सबसे ज्यादा आएगा बेटा, देन डाई का स्लोप आएगा, देन पोली का स्लोप आएगा। और स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका मतलब जो मोनो है इसके लिए वाई का चेंज सबसे ज्यादा होगा। देख पा रहे हो आप, मोनो जो रेड कलर में मैंने बनाया इसका वाई का चेंज सबसे ज्यादा है, फिर डाई का है, और फिर पोली के लिए सबसे कम है। याद रखना बेटा, सबसे नीचे मोनो होता है, देन डाई होता है, देन पोली होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई का चेंज सबसे ज्यादा मोनो के लिए आएगा, और वाई का चेंज मोनो के लिए सबसे ज्यादा क्यों आया, क्योंकि उसके लिए गामा सबसे बड़ा है। अगर आपसे कोई कहे अब डायग्राम देखकर कि बताओ वर्क का क्या काम रहेगा, तो आप देख सकते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा वर्क जो होगा वो पोली के अंदर होगा, क्योंकि पोली जो है इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा होगा। आप देख पा रहे हैं बेटा, पीवी ग्राफ के अंडर एरिया लेते हैं तो वो वर्क देता है, और हम देख पा रहे हैं कि ब्लू लाइन के नीचे का एरिया सबसे बड़ा होगा, देन ग्रीन लाइन के नीचे का एरिया होगा, और देन रेड लाइन के नीचे का एरिया होगा। मतलब पोली का एरिया सबसे ज्यादा है तो वहां वर्क सबसे ज्यादा होगा। अगर आप इसका बेटा बल्क मॉडुलस निकालते हैं तो आपको पता है कि मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको भी लिखवाया था पिछली स्लाइड में, माइनस का v इंटू स्लोप, तो ये आ जाएगा गामा इंटू पी, क्योंकि v से v हमारा कट जाएगा। एग्जाम्पल, हीटिंग इन इंसुलेटेड वेसल। अगर आप बेटा इंसुलेटेड वेसल के अंदर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा कि सिस्टम अब हीट का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल हुआ। नंबर 2, बर्स्टिंग ऑफ टायर। जैसे कभी आप मान लीजिए कोई बाइक कार व्हीकल का टायर बर्स्ट करता है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा कि बर्स्ट होता है तो बहुत ही क्विकली और सडन होता है, तो उसको अपने पास टाइम नहीं मिलेगा। अगेन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन गैस। देखो जब बेटा साउंड गैस के अंदर निकलती है, तो मैंने केटीजी में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें गामा आ रहा था, याद आ रहा है बेटा गामा। तो गामा इसीलिए आया था क्योंकि यहां पर भी हमारा एडियाबेटिक का गामा है, क्योंकि साउंड होती है बेटा बहुत तेजी से चलती है, तो क्विक एंड सडन है, तो जब वो साउंड गैसेस मीडियम से निकलती है तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाती है, इसलिए वो कैसी प्रोसेस आएगी, एडियाबेटिक। फॉर्मूले याद रखने बेटा, उसके ऊपर अब अपन यहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हमने अब चारों प्रोसेस पढ़ ली है, ठीक है, आइसोमेट्रिक, आइसोबारिक, देन आइसोथर्मल एंड देन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब मैं एक छोटी सी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद
हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्री एक्सपांशन। थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, इस साल इसमें नीट 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। देखो फ्री एक्सपांशन क्या होता है, मैं बस कल थ्योरेटिकली आपको समझाता हूं। मान लीजिए बेटा एक कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, जो कि इंसुलेटेड है हमारे पास, मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर हमने एक गैस भर रखी है, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर पर। इधर मेरे पास एक और बेटा इंसुलेटेड सिलेंडर है या फिर कंटेनर है जो कि सेम वॉल्यूम का है, ठीक है, आइडेंटिकल है। दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया बेटा, और ये वैक्यूम है, और ये क्या है, वैक्यूम है। जैसे ही मैं इसको यहां से ओपन करूंगा, मतलब इसको अलाउड करूंगा गैस को लीक करने के लिए, तो क्या होगा बेटा, ये गैस एकदम से भागकर इस तरफ जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि इस तरफ का जो है वो प्रेशर हमारा क्या है बेटा, जीरो है। यहां पर हमारा प्रेशर जो है वो कितना है, जीरो है। और जीरो प्रेशर मतलब ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस क्या होगी, एकदम से क्विकली सडनली उसकी तरफ रश करेगी। क्लियर। तो यहां क्या होता है, व्हेन ए गैस कंटेनर इज कनेक्टेड विद अनदर आइडेंटिकल कंटेनर विच इज वैक्यूम, ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, ये क्या है, वैक्यूम है। देन गैस रश टुवर्ड्स द वैक्यूम चैम्बर वेरी क्विकली, बहुत तेजी से ये इसकी तरफ जाएगी। दिस होल सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है सराउंडिंग से। तो जो हीट है वो उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना अंदर से बाहर आ सकती, ना बाहर से अंदर जा सकती। साथ में क्या कर रखा हमने, वेरी क्विक एंड सडन प्रोसेस है। इस कारण हमारा डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरह का जो एक्सपांशन, गैस का एक्सपांशन तो हो रहा है ना बेटा, तो गैस का जो एक्सपांशन हो रहा है, इस तरह के एक्सपांशन को बोला जाता है फ्री एक्सपांशन, मतलब फ्रीली एक्सपांड हो रही है गैस, हमने कुछ बाहर से नहीं किया। एंड दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक, क्योंकि इसके लिए डेल्टा क्यू क्या हो रहा है, जीरो। अब क्या हुआ बेटा, साइंटिस्ट ने, जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये देखा कि फाइनली जो इसका टेम्परेचर था वही फाइनल में पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हो जाता है। मतलब कि जो टेम्परेचर का चेंज है वो नहीं होता है। तो हम ऐसा कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर का चेंज भी नहीं हो रहा है, तो डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर अगर डेल्टा टी जीरो है तो क्या इस प्रोसेस को आइसोथर्मल नहीं कह सकते? नहीं बेटा, इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इनिशियल में जो टेम्परेचर था वही फाइनल में मिला। हो सकता है बीच में चेंज हुआ, हो सकता है टेम्परेचर बीच में कम ज्यादा हुआ हो, बट इनिशियल और फाइनल सेम है। तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, बस इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम आया, इसलिए हमें डेल्टा टी जीरो मिला। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा डेल्टा यू भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम इसका और इसका अभी भी वही सेम है, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कुल मिला के याद क्या रखना है, ये फ्री एक्सपेंशन में क्या याद रखना है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस भरी होती है, दूसरा कंटेनर वैक्यूम होता है, दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ गैस एकदम से भागती है, रश करती है। पूरा सिस्टम इंसुलेटेड मटेरियल में होता है। मैंने आपको देखो यहाँ रेड कलर में इंसुलेटेड मटेरियल भी बना रखा है ताकि हीट एक्सचेंज ना हो पाए। इस तरह की प्रोसेस को फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है इंसुलेटेड मटेरियल के कारण। साथ में दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर यह भी है कि यहाँ ये वेरी क्विक एंड सडन प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये एडियाबेटिक कहलाएगी। साथ में आइसोथर्मल इसलिए नहीं कहला रही क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है, बट थ्रू आउट कांस्टेंट रहा, ये हमें नहीं पता। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं बेटा कि आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा यू भी जीरो होगा, डेल्टा क्यू भी जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो होगा। इसके अंदर सभी चीज जीरो, इसलिए हम इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, जिनमें से कुछ के बारे में अपन बात पहले ही कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको सीवी समझा दिया था पहले कि सीवी क्या होता है बेटा, डी बाई डी टी होता है। हम जब केटीजी पढ़ रहे थे बेटा, तो वहां यू का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया था F/2 RT। याद करिए, मैंने आपको कहा था कि एक मोल के लिए मैक्सवेल ने कहा था कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी 1/2 KT होती है। हमने कहा अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी F/2 RT हो जाती है। क्लियर। तो गामा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 + 2/f, ये भी हमारा पहले आ चुका है। यहां से अगर F/2 की वैल्यू निकालते तो आएगी 1/γ-1। इस F/2 को वहां रख दिया तो आपका CV बनेगा R/γ-1। कुछ याद रहे ना रहे ये याद कर लो, कुछ याद रहे ना रहे ये याद कर लीजिए कि CV किसके बराबर होगा, R/γ-1 के। मेयर का रिलेशन ये कहता है बेटा CP बराबर CV + R। इसके अंदर R को ऐड करके आप एलसीएम लोगे तो CP का फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। तो ये CV और CP आपको याद रखने, इसी के लिए मैंने ये रिलेशन निकाला है। आप यहाँ डायग्राम दोनों के फॉर्मूले से देख भी सकते हैं कि CP जो है हमारा CV से बड़ा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, CP CV से बड़ा आता है। थ्योरेटिकली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो कुछ एनर्जी वर्क डन में भी जाती है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो होता ही नहीं है। तो जब कुछ हमारी एनर्जी या हीट कुछ वर्क डन में भी जा रही है तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी हीट ज्यादा जरूरत पड़ती है उसका स्पेसिफिक हीट हमारा ज्यादा होता है। क्लियर। चलिए
अब मान लीजिए ये तो कुछ प्रोसेस हमने पढ़ ली, 4 प्रोसेस हमने पढ़ ली, बट कोई एक जनरल प्रोसेस आ जाए, कोई और सी उठ के कहीं से बाहर से कोई प्रोसेस आ जाए जिसके अंदर पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट दिया हो, तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है। अब आप सोचे होंगे सर सीपीसीवी क्यों नहीं? अरे बेटा सीपीसीवी नहीं, ये कोई कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम की नहीं है, कोई जनरल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये रहता है, मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तब ये क्लियर हो जाएगा, वैसे बहुत खास ज्यादा बार नहीं पूछा जाता है। अच्छा ये टेबल आपको याद रखनी, वैसे अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सीवी होता है 3/2r, वहां से देख सकते हैं आप। मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है बेटा, तो सीवी कितना बनेगा 3/2r। सीपी आप इसके अंदर आर को ऐड करेंगे तो सीपी ये आ जाएगा, और पोली की सीवी हमारे पास ये बन गया, सीपी ये हमारा पास बन गया। गामा होता है बेटा CP/CV, तो 5/3 इतना आ जाएगा। सेम काम मैंने डाई और पोली के लिए भी कर दिया। क्लियर? तो टेबल याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे बनेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमने अभी चारों प्रोसेसेस सीखी उनके ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट यूज्ड फॉर द वर्क डन एंड इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। आपको पता है बेटा कि जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है तो इस प्रोसेस को हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? सॉरी, अगर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको ये फॉर्मूले इसके याद होंगे कि डेल्टा क्यू हमारा होता है बेटा म्यू सीपी डेल्टा टी, डेल्टा यू हमारा होता है म्यू सीवी डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दैट विल बी म्यू आर डेल्टा टी। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट इज यूज्ड फॉर द वर्क डन, ठीक है। तो पहला आपको निकालना है बेटा कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू। लैंग्वेज को समझिए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल हीट, मतलब टोटल हीट का कितना फ्रैक्शन वर्क डन में यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे बेटा? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू करेंगे। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू करोगे तो आपको यहां से मिलेगा आर अपॉन सीपी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन सीपी। ये गैस कौन सी बेटा? डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस के लिए बेटा सीपी होता है 7/2r, तो दैट विल बी 2/7। क्लियर? अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाता है तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 200/7%। तो आंसर ये भी हो सकता है बेटा, और आंसर ये भी हो सकता है। क्लियर? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो ये तो पहला पार्ट हो गया बेटा। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट पर चलूं तो इसका सेकंड पार्ट में मुझे पूछा है कि कितना डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू हमारा पास होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना फ्रैक्शन यूज हो रहा है। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू कर देंगे बेटा। तो डेल्टा यू और अपॉन डेल्टा क्यू करोगे तो ये आ जाएगा CV/CP। क्लियर? तो CV/CP जो होगा हमारा, तो आपको पता है कि डायटोमिक गैस के लिए CV होता है बेटा 5/2r और CP होता है बेटा 7/2r, सो दैट विल बी 5/7। क्लियर? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको? 100 से, तो ये आ जाएगा 500/7%। इसी तरह से बेटा न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, वो इन दोनों का रेशियो किसी भी तरह से पूछ ले। हो सकता है वो आपको ऐसा कह दे कि अगर हीट इतनी है तो ये निकालो कि ये अपने पास वैल्यू कितनी होगी। मान लो वो आपको कह देता है हीट इतना है तो वर्क कितना होगा, तो आप इन रेशियोज की हेल्प से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फॉर द गिवन ग्राफ फाइंड आउट टोटल वर्क म्यू इक्वल्स टू 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए और ग्राफ आपको ये दिया हुआ है। क्लियर? A C B इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, वॉल्यूम 2V V दिया है, टेम्परेचर T और 5 दिया है, V और T का है। कुछ बच्चे सोचे होंगे सर बड़ा इजी ग्राफ है, एरिया निकाल लो वर्क निकल जाएगा। गलत बेटा, ये ग्राफ PV ग्राफ नहीं है। अगर ये PV ग्राफ होता तो मैं एरिया निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, बट ये ग्राफ कौन सा है? VT। तो कुछ बच्चे सोचे होंगे सर ऐसा करते हैं VT ग्राफ को हम PV ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते क्योंकि आपने ऐसा हमें सिखाया है। ठीक है बेटा, आप उस तरह से कर सकते हो, आप PV के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, बट आप एक चीज समझो, यहाँ पर आपको केवल शेप ही नहीं बनानी है, आपको ये वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसा तो हम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहले आप प्रोसेस वाइज प्रोसेस एक एक लाइन को पकड़िए। सबसे पहले हम चलते हैं बेटा किस पर? AC पर। तो A से C में देखिए क्या कांस्टेंट है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा टेम्परेचर T कांस्टेंट है। अगर A से C में टेम्परेचर T कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस हो गई बेटा? आइसोथर्मल। तो A से C के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है म्यू RT log E V फाइनल अपॉन V इनिशियल।
हमेशा एरो का ध्यान रखिएगा बेटा, एरो जहां से निकलता है वो इनिशियल होता है और जहां खत्म हो रहा होता है वो फाइनल होता है। तो एसी प्रोसेस के लिए फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 2V और इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा V, तो ये आ जाएगा 2V अपॉन V, दैट विल बी द log E2। क्लियर, टेम्परेचर T है तो उसको हमने T ही रहने दिया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किस प्रोसेस में चलते हैं बेटा, CB के अंदर। ध्यान से देखो बेटा, CB प्रोसेस के अंदर क्या चीज कांस्टेंट है, तो आप देख पा रहे हैं CB प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम V कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम V कांस्टेंट है तो बेटा कैसी प्रोसेस हो गई है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो गई, और आइसोमेट्रिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, डेल्टा W 0 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं बेटा किस प्रोसेस पर, BA प्रोसेस पर। ध्यान से देखिए बेटा, B से लेकर A के अंदर क्या V और T के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है, V और T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से भी पास हो रही है। मतलब V किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, T के, और V अगर T के प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ध्यान रखिए बेटा, कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी होगी जिसमें प्रोसेस डायरेक्टली नजर नहीं आएगी, उसके लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहां से सोचा कि भाई V और T अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो ये तो तब पॉसिबल है जब मेरा प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, आइसोबारिक। तो इसका मतलब ये प्रोसेस आइसोबारिक है। तो AB के अंदर या BA के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, P डेल्टा V होगा। अब आप देखो डायग्राम में, क्या आप P डेल्टा V से क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ P और V के बीच का नहीं है, ये V और T के बीच में का है। तो मैंने आपको इसीलिए, आपको याद हो तो आइसोबारिक प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला म्यू आर डेल्टा टी इसीलिए निकलवाया था कि आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को कर पाओ। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा वर्क डन निकलेगा फिर P इंटू डेल्टा V, इससे हमने क्या कर दिया, म्यू आर इंटू डेल्टा टी कर दिया। तो म्यू आर और डेल्टा टी को क्या लिखोगे, T फाइनल माइनस T इनिशियल। इस BA प्रोसेस के लिए फाइनल A रहेगा, इनिशियल B रहेगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर T आएगा, इनिशियल टेम्परेचर 5T आएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया माइनस का 8RT। टोटल वर्क डन बेटा दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा पास फाइनल आंसर बन जाएगा। तो एक एक लाइन को उठाओ, उनकी प्रोसेस को पकड़ो और क्वेश्चन को आसानी से कर लो। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल गैस इनिशियली एट वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक, नाउ इट एक्सपांड्स सो वॉल्यूम बिकम्स 30 मीटर क्यूब। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बेटा एक आइडियल गैस है हमारे पास जिसका इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम हमें दिया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारा जो ये गैस है ये एक्सपांड होकर इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 30 मीटर क्यूब, फाइंड न्यू प्रेशर एंड टोटल वर्क डन। हमें नया प्रेशर कितना होगा वो निकालना है, साथ में हमें ये भी निकालना है कि टोटल वर्क कितना होगा when process is first isothermal second adiabatic। मतलब पहली बार में हम प्रोसेस को आइसोथर्मल मान के करेंगे और दूसरी बार में हम प्रोसेस को एडियाबेटिक मानेंगे। गामा हमें दिया है 1.5 और म्यू हमें दिया है 1। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV बराबर कांस्टेंट रहता है, सो P1 V1 बराबर P2 V2 हो गया। P1 की वैल्यू 2 एटमॉस्फेरिक हो गई बेटा, V1 की वैल्यू हो गई 10 मीटर क्यूब और P2 हमें निकालना है और V2 हमें दिया है 30 मीटर क्यूब। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें P2 मिल गया 2/3 एटमॉस्फेरिक। आप देख पा रहे हैं बेटा कि जो हमारा P1 है वो P2 से क्या है बेटा, बड़ा है। इसका ये तो होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर क्या हुआ होगा, डिक्रीज। तो हमारा प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हमारे को मिल गया, हमारा मतलब आंसर सही है। अब चलते बेटा वर्क पर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला होता है म्यू आर टी log E V फाइनल अपॉन V इनिशियल। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन ने 1 दिए तो मैंने 1 कर दिया, R को R रहने दिया है, टेम्परेचर में कितना दे रखा बेटा 300 केल्विन और log E V फाइनल है 30/10। तो ये हमारे पास बन गया 300 R इंटू log E 3। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप log E 2 और log E3 की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे। अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आप यहाँ पुट कर दे, नहीं दी है तो आप आंसर ऐसे छोड़ दे, आपका आंसर इसी फॉर्म में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि लास्ट में कितने तक आंसर हमें निकालना है। क्लियर बात बेटा, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा, सेकेंड टर्म का हमें क्या करना है, इसको एडियाबेटिक प्रोसेस मानना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारा पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है बेटा, तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा होगा। तो देखो ये एक रिलेशन मैं यहीं पर करा रहा हूं, बाकी रिलेशन पे अगली स्लाइड में न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो देखो यहां से बेटा P1 अपॉन P2 कितना मिलेगा, V2 अपॉन V1 की होल पावर गामा, V2 है 30, V1 कितना है 10, पावर गामा कितनी होगी 1.5। क्या 1.5 को फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकते हैं, 30/10 कितना हो गया 3। अच्छा 3 की पावर 3/2 मतलब 3 का क्यूब करो और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 3 का क्यूब 27, उसका स्क्वायर रूट अपने पास रूट लगा दिया। अच्छा अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3√3 हो गया। अब
P2 यहां से कितना आ जाएगा बेटा, P1 अपॉन 3√3, P1 कितना था 2, तो ये डिवाइडेड बाय 3√3 एटमॉस्फेरिक। आप देख पा रहे हैं बेटा कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस का फाइनल प्रेशर आया वो आइसोथर्मल प्रोसेस के फाइनल प्रेशर से छोटा है। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा कि एडियाबेटिक का प्रेशर जो होता है, ठीक है, फाइनल एडियाबेटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे पास आइसोथर्मल से। तो फाइनल एडियाबेटिक pressure is less than final isothermal pressure in क्लियर है यहां तक बात बेटा। तो फाइनल एडियाबेटिक का जो प्रेशर आया वो फाइनल आइसोथर्मल प्रेशर से कम ही आएगा हमेशा के अंदर। क्लियर। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये किसके लिए ले रहे हैं, इन एक्सपांशन के लिए। ठीक है, जब भी गैस हमारे पास एक्सपांड हो रही होगी तो हमारे पास ये केस यहाँ पर बनेगा ही। आगे बढ़ते बेटा, वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क हमारे पास क्या होता है इसका, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा, P1 V1 की बात करें तो P1 है 2, V1 हमें दिया है 10, P2 हमारा अभी निकाला, V2 हमें दिया हुआ है, अपॉन 1.5 माइनस गामा। आगे आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना, इस तरह के रिलेशन को अपन और लिख लेंगे लास्ट के अंदर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। A polyatomic gas initially at state PVT, now on adiabatic process temperature becomes 4 times, then find the new volume and the pressure। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि भाई एक पॉलीएटॉमिक गैस है जो इनिशियली PVT मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है आपको। अब एडियाबेटिक प्रोसेस होती है बेटा और टेम्परेचर कितना हो जाता है 4 टाइम्स, तो हमें बताना कि नया वॉल्यूम और नया प्रेशर क्या होगा। अब सबसे पहले बेटा हमें क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम का निकालना है, तो हम ये वाली इक्वेशन के अंदर जाएंगे। टीवी की पावर गामा माइनस 1 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे बेटा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहां से बेटा T1 अपॉन T2 कितना आ गया, V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, मतलब अगर ऊपर T लेते हैं तो नीचे कितना होगा 4T, और V2 अपॉन V1 गामा कितना है बेटा यहाँ पर, पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 4/3, मैंने लिखवाया था 4/3 माइनस 1, ये कितना हो गया 1/3। इधर ये क्यूब रूट है बेटा, इधर से क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या दूसरी साइड में क्यूब आ जाएगा, T से T कट गया, 1/4 का क्यूब, और 1/4 का क्यूब कितना होता है 1/64। तो यहाँ से V2 निकालोगे बेटा तो V1 को इधर भेज दो, तो V2 कितना आ गया V/64। क्लियर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। अब आपके दिमाग में आएगा सब प्रेशर निकालने के लिए हम क्या इस इक्वेशन का यूज करें, T की पावर गामा, T की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट, तो कर सकते हैं बेटा, बट थोड़ा सोचो कि T की पावर गामा, T की पावर 1 माइनस गामा को सोल्व करना थोड़ा टिपिकल रहेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि मैंने वॉल्यूम निकाल लिया तो मैं आप इस वाले रिलेशन में चला जाऊंगा, PV की पावर गामा कांस्टेंट, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम तो आ चुका है, इससे मैं क्या निकाल लूंगा, प्रेशर। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको समझनी है बेटा कि हमेशा इस वाली इक्वेशन का यूज जितना ज्यादा कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसको सोल्व करना एक कंपेरेटिवली दूसरों के आसान रहेगा। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट लगाया बेटा, तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो P1 अपॉन P2 कितना हो गया, V2 अपॉन V1 की पावर गामा। तो V2 हमने लिख दिया V/64, यहां से निकाला था हमने, V1 को लिख दिया V से V हमारा कट गया बेटा, गामा पॉलीएटॉमिक गैस है तो 4/3, तो ये 1/64 की पावर हो गई 4/3। अच्छा, ये 1/64 की पावर 4/3 क्या कह रही है कि पहले एक बार 1/3 मतलब क्यूब रूट करो और उसके बाद उसकी पावर 4 कर दो, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा 4। क्लियर। और 4 की पावर 4 करते हैं तो कितने आती है 256। तो यहां से अगर हम P2 निकालेंगे बेटा तो मिल जाएगा 256 इंटू T। क्लियर। तो ये इस तरीके से हमें रिलेशन निकालना था जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस P proportional to T to the power x, then find the x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर P प्रोपोर्शनल टू T की पावर x है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब समझो बेटा, हम जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन ये होता है। अब मुझे P को बनाना बेटा, ठीक है, तो आप क्या कोशिश करो कि लेफ्ट साइड के अंदर केवल P रहे और राइट साइड में केवल क्या रहे, T रहे। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है बेटा कि P के ऊपर पावर 1 बनानी है और T के ऊपर जितनी भी बनेगी उसको हम x से कंपेयर करा देंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, T को पहले तो उधर राइट में भेजा, तो जब मैं T को राइट में भेजूंगा तो नीचे चला जाएगा ना, कांस्टेंट है तो हमने केवल कांस्टेंट को हटा दिया, तो P की पावर 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 1 अपॉन T की पावर गामा।
बट हमें पता है बेटा कि हमें नीचे नहीं चाहिए, टी ऊपर ही चाहिए, तो मैं टी को ऊपर ले आता हूँ। जब टी को ऊपर ले आऊंगा तो पावर माइनस में आ जाएगी बेटा, यहाँ तक क्लियर। मैंने आपको दूसरी बात क्या कही कि जो ये लेफ्ट में हमारा पी है इसके ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या बेटा मुझे ये पावर यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो ये पावर जब यहाँ से हटाऊंगा तो ये पावर दूसरी साइड में डिवाइड में चली जाएगी। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बेटा आपको कहीं ऐसा लिखा हो एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, और अगर आपको x निकालना हो तो क्या आप x को y की पावर 1/3 लिखते हैं? तो वही तो बात हुई बेटा कि यहाँ से अगर पावर 3 हटती है तो उधर की पावर के नीचे क्या आ जाता है, फ्रैक्शन में बन जाती है। तो वही काम यहाँ करना है, p प्रोपोर्शनल टू t की पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब मैंने क्या किया, ये गामा माइनस कॉमन ले लिया बेटा, तो ये बन गया t की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो नीचे अपने पास टर्म आगे पीछे हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा इधर p बन गया, इधर t था, अब यहाँ ये पूरी पावर है, तो इस पूरी पावर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल। तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 किसके बराबर हो गया, x के बराबर। क्योंकि मोनोटोमिक गैस है तो गामा कितना होगा 5/3, तो 5/3 अपॉन 5/3 माइनस 1 इक्वल टू x। सोल्व किया तो मैं आंसर मिल गया 2.5। ऐसे बेटा किसी का भी रिलेशन दिया जा सकता है, आपको बस मेथड ध्यान रखना है कि जो भी दिया है उसके इधर पावर 1 बना दी और बाकी सबको पावर को उधर ले जाकर कंपेयर कर देंगे, तो कोई भी अपने पास रिलेशन यहाँ पर पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चंस है। 8 ग्राम helium gas is compressed so that volume becomes 1/4 if initial temperature of gas is 127 degrees Celsius and gamma helium equals to 1.5. Find the change in internal energy of the gas if process is isothermal and adiabatic. क्वेश्चन हमें कह रहा है हमारे पास 8 ग्राम गैस है, इसको हमने कंप्रेस किया, इसके वॉल्यूम को 1/4 कर दिया। अगर पहले टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस था और गामा हीलियम की वैल्यू उससे 1.5 दी है, तो ये कह रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालिए अगर प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है या फिर एडियाबेटिक है। तो हम पहले बात करते हैं बेटा, अगर हमारी प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उसके लिए चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, तो चेंज इन एनर्जी भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम बात करें बेटा तो T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। क्योंकि यहां पर मुझे टेम्परेचर वॉल्यूम के बारे में ही दिया है, तो मैं प्रेशर के अंदर नहीं जाकर टेम्परेचर वॉल्यूम का ही काम करूंगा। तो मैंने ये प्रोसेस लगाई यहां पर, तो T1 अपॉन T2 आ गया मेरा V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। अपना को जो V2 दिया वो 1/4 दिया है, तो V/4 अपॉन V हो गया, और गामा -1 मतलब 1.5 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। V से भी कट गया तो 1/4 की पावर 0.5 को क्या लिख दिया, हाफ, और हाफ मतलब क्या होता है बेटा, रूट, तो इसका रूट करेंगे तो 1/2 आ गया। तो मुझे T2 मिल गया यहाँ से 2T1, तो T2 बराबर 2 × 400, क्योंकि T1 हमें भले 127 डिग्री सेल्सियस अब दिया है, बट हम किसके अंदर रखेंगे बेटा, केल्विन में, तो केल्विन में कितना होगा 400, तो हमारा टेम्परेचर कितना आ गया 800 केल्विन। अगर मैं बेटा वर्क की बात करूं तो वर्क कितना होता है, म्यू आर गामा -1 इंटू T1 - T2। तो देखो म्यू कितना हो जाएगा, हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट अपने को 8 दिया है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट 4 होता है, इनटू आर की जगह आर है T1 - T2, पहले टेम्परेचर 400 था, अब हमारा 800 है, डिवाइड बाय गामा -1 मतलब 1.5 -1। सोल्व किया तो मुझे मिला बेटा माइनस का 1600 आर जूल। अगर आप आर की वैल्यू भी रखते हैं तो आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें वर्क नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा ध्यान करें, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्योंकि डेल्टा क्यू 0 होता है, तो मैंने कहा था आपका डेल्टा यू जो होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आता है, तो इसके अंदर माइनस लगाओगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। क्लियर बात बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर द 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें कहा गया है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, अगर इसका टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्लियर, ऑल्सो कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। आर हमें दिया हुआ 8 जूल पर मोल केल्विन। क्लियर, पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा वी कितना हो जाता है 0, तो डेल्टा डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा 0, मतलब वर्क का काम तो खत्म। अच्छा, वर्क 0 होने के कारण हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू और डेल्टा यू क्या आ जाते हैं बराबर, तो डेल्टा यू का तो फॉर्मूला होता है म्यू CV डेल्टा टी। अगर म्यू की बात करूं तो बेटा 16/32 कितना आ जाएगा, हाफ, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया देखो, हाफ इनटू ऑक्सीजन कैसी गैस होती है बेटा, डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए CV कितना हो गया 5/2 R इंटू 20, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन किया तो मुझे मिला 200 जूल। तो अब डेल्टा क्यू भी 200 जूल होगा और डेल्टा यू भी 200 जूल होगा और डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया हमारा 0 हो गया।
अब अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें बेटा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू सीपी डेल्टा टी, क्योंकि इस बार कांस्टेंट प्रेशर है तो हाफ, नंबर ऑफ मोल्स हाफ है, यहीं पर आप निकाल चुके थे। सीपी ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, इसके लिए सीपी कितना होगा 7/2R इंटू डेल्टा टी कितना है 20। यहां पर वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया तो हमें मिल गया 280 जूल। लेकिन अगेन बात बेटा करीब 7वीं 8वीं बार कह रहा हूं, डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका फॉर्मूला तो अभी भी क्या रहेगा, म्यू सीवी डेल्टा टी, मतलब म्यू सीवी डेल्टा टी तो आप निकाल चुके हो इधर कितना 200 जूल। अब बाई फर्स्ट लो मैं दो तरीके से करा रहा हूं। फर्स्ट लो से अगर अपन चलें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। तो यहां से डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, मतलब 280 माइनस 200 कितना आया 80 जूल। और मैं आपको एक बात पता है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर जो होती है कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस में मैंने आपको वर्क का ये फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, म्यू आर डेल्टा टी, इसको भी रख के देख लो। तो इससे भी अपना आंसर कितना आया यहाँ पर 80 जूल ही आ रहा है। क्लियर, तो डेल्टा क्यू हो गया 280, डेल्टा यू हो गया 200 और डेल्टा डब्ल्यू हो गया 80 जूल। कंप्लीट बात। हम कुछ ग्राफ पढ़ने वाले हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्रेशन का भी ग्राफ पढ़ेंगे और किसका पढ़ेंगे, एक्सपेंशन का ग्राफ पढ़ेंगे। क्लियर। अब पहली बात, हम यहाँ 3 प्रोसेस के लिए ग्राफ बनाने वाले, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ठीक है, नंबर 1 आइसोबारिक, नंबर 2 आइसोथर्मल एंड नंबर 3 एडियाबेटिक। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें आइसोमेट्रिक तो उसका ग्राफ नहीं बनाते क्योंकि उसमें तो डेल्टा भी क्या होता है 0, तो वहां कंप्रेशन और एक्सपेंशन कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा यहाँ ग्राफ देख लीजिए, पहले आइसोबारिक का ग्राफ बनाएंगे हम। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट ये ब्लू कलर में बना हुआ है, आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा बनता है और एडियाबेटिक का ग्राफ इसका बनेगा। क्लियर। हमेशा एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल से ऊपर आता है, क्योंकि रीजन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर देन आइसोथर्मल। एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो इससे ज्यादा होता है, इसी कारण हमेशा एडियाबेटिक का चेंज ज्यादा आएगा, तो एडियाबेटिक हमेशा आइसोथर्मल से ऊपर बनेगा। क्लियर बात बेटा। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका बन गया, कंप्रेशन का। यहां हमारा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है। अगर आप यहां कंपेयर करें बेटा, तो जो सबसे पहली वाली प्रोसेस है आइसोबारिक, उसका प्रेशर, फाइनल प्रेशर सबसे कम रहेगा, देन उसके बाद आइसोथर्मल का रहेगा और देन हमारे पास एडियाबेटिक का रहेगा। क्लियर। और अगर हम वर्क की बात करें तो आप एरिया निकाल लीजिए, तो सबसे ज्यादा एरिया आपका किसका आएगा, एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक का वर्क सबसे बड़ा आएगा और आइसोबारिक का वर्क सबसे छोटा आएगा। इसी का उल्टा अगर आप कंप्रेशन एक्सपेंशन का ग्राफ बनाते हैं तो इस बार हमारे पास देख लीजिए, वी फाइनल हमारा वी इनिशियल से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। वापस वही तीनों चीजें हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। हमेशा हमारा आइसोथर्मल जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा। अगेन देखो चेंज किसमें ज्यादा होना चाहिए, एडियाबेटिक के अंदर। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। इस बार ये रिलेशंस उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, इस बार हमारा प्रेशर आइसोबारिक का सबसे ज्यादा आता है और सबसे कम आता है एडियाबेटिक का, और वर्क भी सबसे ज्यादा आता है हमारे पास आइसोबारिक का और वर्क सबसे कम आता है हमारा एडियाबेटिक का। तो ये बेटा ग्राफ आपको दोनों याद रखने, सिंपल से ग्राफ पे कुछ खास बात नहीं है, उनके ऊपर वर्क और प्रेशर के बीच में रिलेशंस पूछे जाते हैं। चलिए बेटा, एक यहां पर इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ग्राफ तो आपको याद रखने ही है, ठीक है, कि किस तरह से ग्राफ बने हुए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो एडियाबेटिक है इसका चेंज ज्यादा शो करना और आइसोथर्मल का चेंज कम शो करना। क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक गैस undergoes the process of equation PV square equals to constant, find the molar specific heat of the gas। क्लियर। अब एक बात समझिए बेटा, मैंने आपको इक्वेशन लिखाई थी कि PV की पावर x जो होती है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 2। वहां मैंने आपको C का फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। क्लियर। तो R अपॉन गामा, हमारे पास डायटोमिक गैस है तो 7/5 - 1 हो जाएगा, अपॉन R इंटू 1 - x की जगह 2 आ गया। सोल्व किया तो हमें C कितना मिल गया 3/2 R। तो बेटा ये ग्राफ याद रखेंगे हम, ये क्या रिलेशन है उनको भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कभी अगर एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, बताओ फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा अगर कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। तो आप इस ग्राफ की हेल्प से उनके आंसर्स को आप डायरेक्टली दे सकते हैं। क्लियर। वर्क का भी आंसर दे सकते हैं और प्रेशर का भी आंसर दे सकते हैं, तो इस ग्राफ को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, ये आपके नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा।